हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 21 से। 1 to 20 पॉइंट्स हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए हैं और अब 21 से लेके 40 तक पॉइंट्स हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो 21 पॉइंट है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स की। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि वो अमाउंट जो अभी हमको हमारे कस्टमर से मिलना है, मतलब अभी हमें हमारे कस्टमर ने अमाउंट पे नहीं किया है, हमने जो भी उनको गुड्स एंड सर्विसेज सेंड करी, सेल करी है, उसका अमाउंट अभी हमारे कस्टमर ने पे नहीं किया है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स वो अमाउंट होता है जो अभी हमें मिलना है। It is the amount receivable for sale of goods and services rendered in the ordinary course of business. Stating differently, it is the amount due अभी from the customers of the enterprise. हमारे कस्टमर से अमाउंट अभी मिलना है। ट्रेड पेबल्स वो होता है, 22nd पॉइंट है कि ट्रेड पेबल्स क्या होता है? ट्रेड पेबल्स वो होता है कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करिए और हमने अभी अमाउंट पे करना है, हमने अभी अमाउंट पे नहीं किया है, हमको अमाउंट पे करना है। ट्रेड पेबल्स जो अमाउंट हमको पे करना है, क्योंकि जिससे हमने खरीदा है हमको उसको अमाउंट पे करना है। ट्रेड रिसीवेबल्स में था कि हमको अमाउंट रिसीव करना है, ट्रेड पेबल्स में हमको अमाउंट पे करना है। It is the amount payable for purchase of goods and services taken in the ordinary course of business. Stating differently, it is the amount due to the seller of goods by the enterprise. Next है cost. आपने कोई भी प्रोडक्ट रेडी किया, कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, इस प्रोडक्ट को बनाने में इसकी कॉस्ट कितनी आई, इसमें आप प्रॉफिट नहीं जोड़ोगे, प्रॉफिट टैक्स कुछ नहीं, इसको बनाने में सिर्फ कॉस्ट कितनी आई वो होती है कॉस्ट। इसके ऊपर आप अपना प्रॉफिट या जो भी आपका टैक्स लगता है वो सब कुछ नहीं जोड़ना, सिर्फ इसको बनाते टाइम जो भी कॉस्ट लगी है, जितना भी रॉ मटेरियल यूज हुआ है, आपकी मशीनरी जितनी यूज हुई है, जिस हिसाब से यूज हुई है, सिर्फ वो कॉस्ट बतानी है। तो कॉस्ट वही होती है कि एक प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा लगा हो, हमारा उसमें फायदा नहीं अभी हमें ऐड करना है, सिर्फ खर्चा उस प्रोडक्ट का खर्चा है कि उसको बनाने में कितने पैसे हमको लग गए। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। वाउचर क्या होता है? एविडेंस होता है कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन की। आपने गुड्स खरीदे तो आपको वाउचर मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि आपने गुड्स खरीदे। जो भी आपको बिल मिलता है, बेसिकली बिल जो आपको मिलता है जब भी आप कुछ भी सामान खरीदते हो, वाउचर होता है। वो क्या होता है? कैश मेमो होता है या इनवॉइस, इन दोनों में से कुछ भी हम बोलते हैं, कैश मेमो या इनवॉइस। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसका एविडेंस होता है वाउचर। एग्जाम्पल कैश मेमो या इनवॉइस। डिस्काउंट क्या होता है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदे उस पे आपको डिस्काउंट मिला। कुछ भी आप खरीदने गए और आपको उस पे डिस्काउंट मिला। इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस, यानी कि आपको प्राइस थोड़ा कम देना है, आपको डिस्काउंट मिला इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू अ कस्टमर बाय द एंटरप्राइज। डिस्काउंट किसने दिया आपको? एंटरप्राइज ने। डिस्काउंट अलाउड में भी ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि मान लो आपको शर्ट्स खरीदी है तो आपको कंपनी ने आपको डिस्काउंट दिया कि अगर आप 5 शर्ट्स खरीदेंगे तो आपको उस पर 500 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 5 शर्ट्स खरीदोगे तो 500 का डिस्काउंट मिलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट वो होता है कि जो आप एक स्पेशल क्वांटिटी आप मेजर कर देते हो कि आपको इतनी क्वांटिटी में अगर आप खरीदोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। Is the reduction in prices by the seller to the purchaser of goods when they buy goods of certain quantity or value। कुछ क्वांटिटी का जब आप खरीदेंगे। कैश डिस्काउंट वो होता है कि अगर आप टाइमली पेमेंट कर दोगे तो आपको इतना अमाउंट कम देना पड़ेगा, अभी पे कर दो तो आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट है। जैसे कभी आप कोचिंग क्लासेस में जाते हो तो वहाँ बोलते हो कि अगर आप इसी टाइम फी पे कर दो तो आपको 500 रुपीज कम देने पड़ेंगे।
पर अगर आप कल से आते हो, कल से ज्वाइन करते हो, तो आपको वो 500 रुपीज भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऐसा बहुत जगह पे होता है कि अगर आप इसी टाइम पेमेंट कर रहे हो, टाइमली पेमेंट कर रहे हो, इसी टाइम पेमेंट कर रहे हो, तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 26 पॉइंट बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स यानी कि वो अमाउंट जो अब हमको वापस नहीं मिलेगा। हमने किसी को दिया अमाउंट और अब हमको वो वापस नहीं मिलेगा। वो अमाउंट हम राइट ऑफ कर देंगे क्योंकि उसके वापस आने के चांसेस 0 हैं। आपको वो अमाउंट वापस नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को भी अपने गुड्स सोल्ड करे 10,000 के क्रेडिट पे कि चलो बाद में पैसे दे देना, लेकिन उसने आपको 10,000 रिटर्न नहीं करे क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया या कोई भी रीजन की वजह से उसने आपको वो 10,000 रुपये रिटर्न नहीं करे, तो आपका जो 10,000 अमाउंट है ये क्या है? ये बैड डेट्स हैं, यानी कि ये अमाउंट अब आपको वापस नहीं मिलेगा। ये लॉस होता है, हमारी कंपनी के लिए लॉस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। Is the amount owed to the business that is written off because it has become irrecoverable. It is a loss for the business and is thus debited to profit and loss account. बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट हम हमेशा बनाते हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। एक साइड लायबिलिटी होती है, एक साइड असेट्स होते हैं, और हमेशा असेट्स और लायबिलिटी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी इनका टोटल इक्वल आना चाहिए। यहाँ 1 लाख है तो यहाँ भी 1 लाख ही होना चाहिए। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज। ये किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है एक पर्टिकुलर टाइम तक, यानी जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उस हिसाब से। विच एग्जिबिट्स इट्स असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व्स एंड अदर अकाउंट बैलेंसेस। इसमें हमें क्या पता चलता है? कितने असेट्स हैं उस कंपनी के, क्या लायबिलिटी है, क्या कैपिटल है, रिजर्व्स और अदर अकाउंट बैलेंसेस जो भी हैं वो सब क्या क्या है। बुक वैल्यू क्या होती है? आपने फर्नीचर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंट्स की बुक में फर्नीचर की वैल्यू डाली 40,000, तो फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या हो गई? 40,000। वो वैल्यू जो आपने अपनी बुक्स में लिखी है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग बुक्स में। जैसे कैश बुक में हम सारी वो चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो जिनकी पेमेंट हमने कैश में करी है। ठीक है, बैंक बुक बनाएंगे, बैंक से रिलेटेड जितनी भी पेमेंट है बैंक बुक में लिखेंगे। जनरल लेजर्स बनाएंगे या परचेज अकाउंट बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे कि परचेज क्या क्या किया, सेल क्या क्या किया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट वही होते हैं जो अलग अलग हेडिंग से हम अकाउंट्स बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये कॉस्ट जो अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल सेम है इसकी तरह, कि ये वही अमाउंट होता है जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया अपना गुड्स बनाने के लिए, मतलब उसकी जब तक हमने उसको बेच नहीं दिया मार्केट में तब तक की उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, मतलब उसको रेडी भी करना और उसको एक पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाना जहाँ पे भी उसको सेल करना है, वहां तक पूरा मिला के जब हमने उसको फाइनली सेल कर दिया तब तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट हमको क्या पड़ी सेल करने के बाद, कि हमको उसकी कॉस्ट क्या पड़ी। प्रॉफिट इसमें ऐड नहीं करना है, बिना प्रॉफिट ऐड करे कि सेल करने के टाइम तक उसकी टोटल कॉस्ट हमको कितनी पड़ी थी। चलो नेक्स्ट है 31 पॉइंट क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? जब हम एंट्री करते हैं तो राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है, लेफ्ट साइड हमारी डेबिट साइड होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो कोई भी राइट साइड हमारी हमेशा क्रेडिट साइड होगी और लेफ्ट साइड हमारी हमेशा डेबिट साइड होगी। जब भी कोई अकाउंट में कोई भी ऐसी एंट्री हो रही होगी जो क्रेडिटेड हो रही होगी तो वो क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक है, बस यही है क्रेडिट का मतलब यहाँ पे। 1 मिनट। अच्छा, डेबिट क्या है? डेबिट है यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। डेबिट साइड ये साइड होती है और ये साइड क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन, आपने कोई भी मशीनरी खरीद रखी है उसमें हर साल डेप्रिसिएशन लगता रहता है, यानी कि उस मशीन की वैल्यू हर साल कम होती रहती है उसके यूज के हिसाब से, कि 1 साल तक आपने मशीन यूज कर ली 10% का डेप्रिसिएशन, उसके बाद 1 साल और यूज करी 10% का डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एक वैल्यू होती है कि जितना टाइम आप उस मशीन को यूज करते रहोगे आपकी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। यानी अगर आपने मशीन खरीदी 1 लाख की
तो 1 साल बाद उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, तो 10% यानी कि 10,000 रुपये कम हो जाएगी, इसकी वैल्यू 90,000 की हो जाएगी वैल्यू आपकी मशीन की। ठीक है। एंटिटी, कोई भी बिजनेस यूनिट, इकोनॉमिक यूनिट बोल सकते हैं, या फिर जो भी बिजनेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई हमारी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो, मारुति, टिस्को, टाटा, ये सब क्या है, एंटिटीज हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंट्री क्या होती है, आपने कोई भी एंट्री करी कि हमने फर्नीचर लिया है 40,000 का, ये आपने आपकी बुक्स में चढ़ा दिया, तो ये चढ़ा दिया क्या मतलब कि आपने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी। कोई बोले ना फर्नीचर की एंट्री कर दो 40,000 की, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपकी बुक्स हैं, अकाउंट्स की जो बुक्स हैं, उसमें आप फर्नीचर की एंट्री कर दोगे 40,000 की। ठीक है। नेक्स्ट है 36 पॉइंट, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है, ऐसा कोई भी पर्सन, ऐसा कोई भी इंसान जो इंसॉल्वेंट हो गया। अगर हम बोलते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गया यानी कि उसका दिवालिया निकल गया, अब वो आपके डेट्स नहीं, जो भी उसने आपसे पैसे लिए वो उसको पे नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, बैंकरप्ट हो गया, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसके पास पैसे नहीं है। तो ये क्या बनेगा फिर बाद में, बैड डेट्स होंगे आपके लिए कि इन्होंने आपके पैसे नहीं दिए। अभी हमने पढ़ा था बैड डेट्स क्या होते हैं, वो पैसे जो हमने किसी को दिए हैं या फिर हमने कुछ भी गुड्स सोल्ड करी तो जिसके पैसे हमको नहीं मिले, तो इस पर्सन ने आपके पैसे नहीं दिए। ये पर्सन कौन है, ये पर्सन है इंसॉल्वेंट, इसके पास पैसे है ही नहीं, ये इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब ये पेमेंट नहीं कर सकता। प्रोप्राइटर एक तरीके से ओनर होता है किसी भी बिजनेस का, जो सारे रिस्क को बियर करता है, सारा बिजनेस चलाता है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है, तो प्रोप्राइटर वो होता है ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है और सारे रिस्क को झेलता है। रिबेट क्या होती है, जब आपने अपना गुड सोल्ड कर दिया, ठीक है, बेच दिया अपना गुड, सेल कर दिया वो, उसके बाद उसमें किसी तरीके का कोई डिफेक्ट निकल के आ गया, तो आपने उस पर्टिकुलर पर्सन को रिबेट दे दी कि चलो आप मुझे 1,000 रुपए कम कर देना इस डिफेक्ट की वजह से। ठीक है। जब आपने गुड्स को सोल्ड कर दिया, बिक गया आपका गुड, तो उसके बाद आपने उसको डिस्काउंट किया कि चलो क्योंकि क्वालिटी खराब थी इस हमारे प्रोडक्ट की, इस वजह से हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो क्वालिटी खराब वाला जो डिस्काउंट प्रोवाइड हुआ है वो रिबेट है। जो गुड बिकने के बाद जो आप डिस्काउंट देते हैं, जब वो बेच देते हैं उसके बाद जो डिस्काउंट देते हैं वो होता है हमारा रिबेट। सॉल्वेंट कौन होता है, इंसॉल्वेंट वो होता है जो पे नहीं कर सकता है। ठीक है, जो इंसॉल्वेंट वो होता है। और सॉल्वेंट कौन होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो पे कर सकता है। इंसॉल्वेंट नहीं पे कर सकता और सॉल्वेंट पे कर सकता है। तो कोई भी पर्सन जो आपके डेट्स को पे कर देगा कि आपने चलो इसको पैसे दिए और इसने वापस कर दिए, तो वो हो गया सॉल्वेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताएं कि हमारी कंपनी कैसी चल रही है। कौन कौन से होते हैं वो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट बोलते हैं हम इसको, और हमारी बैलेंस शीट। तो ये कुछ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें बनानी होती है। तो आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब आपके पूरे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, तब हम ये बनाएंगे सारी चीजें। तो 5th चैप्टर से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, तब तक तो फिलहाल थ्योरी ही चलेगी। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।